रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवाली का समय था। सुबह हो रही थी। घर में सुंदर रंगोली सजी हुई थी। चारों तरफ दिए टिमटिमा रहे थे। सुनीता रसोई में खुशी खुशी मिठाइयाँ बना रही थी। आज दिवाली है, सबको कितनी खुशी होगी। माँ जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तभी कमला देवी पूजा की थाली लेकर आती है। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी थी। सुनीता बेटी, तुमने तिजोरी खोली थी क्या कल रात को? नहीं माँ जी, मैंने तो तिजोरी छुई भी नहीं। क्या हो गया माँ जी? कमला देवी की आंखों में चिंता अब और ज्यादा बढ़ जाती है। वो तिजोरी की चाबी हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। अरे बाप रे बाप, तिजोरी से 2 लाख रुपए गायब है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? क्या कह रही है माँ जी आप? 2 लाख रुपए गायब है? तभी रेखा अपने कमरे से निकल कर आती है। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। हाँ भाभी जी, आपको पता नहीं, रात को किसी ने तिजोरी खोली है। लेकिन चाबी तो मेरे पास ही थी, फिर कैसे? माँ जी, भाभी के पास भी तो डुप्लीकेट चाबी है। सुनीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो रेखा की तरफ हैरानी से देखती है। रेखा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो फिर पैसे कहाँ गए भाभी? घर में सिर्फ हम ही तो लोग हैं। तभी राहुल और राम प्रसाद भी आवाज सुनकर वहां आते हैं। अब माहौल में बहुत ज्यादा तनाव था। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों है? बेटा राहुल, तिजोरी से 2 लाख रुपए गायब है। क्या कह रही हो कमला? 2 लाख रुपए? पापा जी, अब पूछिए भाभी से कि वो पैसे कहाँ हैं। राहुल अपनी पत्नी सुनीता को शक भरी निगाहों से देखता है। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल जी, आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। सुनीता, सच सच बताओ, तुमने पैसे लिए हैं? नहीं राहुल जी, भगवान कसम, मैंने कुछ नहीं किया। रेखा अपने कमरे में जाकर छुप छुप कर राज को फोन करती है और उसकी आवाज में घबराहट थी। राज, मैंने पैसे ले लिए, अब हमें जल्दी ही भागना होगा। वाह रेखा, बहुत अच्छा किया। शाम को मिलते हैं स्टेशन पर। तभी कमला देवी अचानक फोन की घंटी बजने लगती है। पूरा परिवार हैरान होकर फ्रिज को देखता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यार, फ्रिज से घंटी की आवाज। पापा जी, लगता है फ्रिज में कोई खराबी है। पता नहीं क्या मुसीबत है। रेखा चुपचाप फ्रिज से फोन निकालकर बंद कर देती है। सभी को लगता है कि फ्रिज में कोई खराबी हुई है। छोड़ फ्रिज को, पहले पैसों का मामला सुलझाते हैं। माँ जी, भाभी जी से ही पूछिए ना, उन्होंने पैसे कहाँ रखे हैं। सुनीता रोती रोती रसोई में वापस चली जाती है। उसका दिल टूट जाता है। हे भगवान, मुझ पर सब शक कर रहे हैं, क्या करूं मैं? शाम को राज गलती से सुनीता के फोन पर कॉल कर देता है। वो सुनीता को रेखा समझ बैठता है। रेखा डार्लिंग, तैयार हो जाओ, रात 10 बजे स्टेशन पर मिलना है। मैं रेखा नहीं हूँ, आप कौन है? अरे यार, गलत नंबर लग गया, सॉरी। राज फोन काट देता है, लेकिन सुनीता समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। रेखा डार्लिंग, कौन था ये? रेखा का कोई प्रेमी? अगले दिन डाकिया गलती से राज का लव लेटर सुनीता के नाम दे जाता है। सुनीता खत को खोलकर पढ़ती है। प्यारी रेखा, कल रात स्टेशन से भाग चलती है, पैसे लेकर आना। ये क्या है? सुनीता को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो तुरंत परिवार को बुलाती है। सब लोग यहाँ आइए, मुझे पता चल गया है कि पैसे किसने चुराए हैं। सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। रेखा के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। सुनीता, क्या पता चला तुमको? ये देखिए, राज नाम के लड़के का लव लेटर रेखा के लिए आया है। प्रेम पत्र। रेखा का कोई प्रेमी भी है। रेखा पूरी तरह से घबरा जाती है। उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। ये क्या बकवास है? मेरा कोई प्रेम नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि तुम दोनों पैसे लेकर भागने वाली हो। रेखा, तुमने ये क्या किया? हद है यार। रेखा रोने लगती है और सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है। रेखा, सच सच बताओ, तुमने पैसे चुराए हैं? पापा जी, ये गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी रेखा का फोन बजता है। राज का नाम स्क्रीन पर आता है। राज कौन है? ये तो वही लड़का है ना? मैं रेखा का प्रेमी हूँ, क्या आप उसके घर वाले हैं? पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। रेखा की पोल खुल चुकी थी। तो सच में तुमने पैसे चुराए हैं रेखा? छी, मुझे नहीं खाना। हाँ पापा जी, मैंने ही पैसे लिए हैं।
राज से शादी करना चाहती थी। सुनीता राहत की सांस लेती है, लेकिन रेखा के लिए अब उसे बुरा लग रहा था। सुनीता बेटी, हमने तुम पर गलत इल्जाम लगाए, माफ करना। कोई बात नहीं माँ जी, सब ठीक हो गया। तभी राज फिर से फोन करता है। राहुल स्पीकर पर बात करता है। रेखा सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। क्या कह रहे हो राज? तुमने मुझसे झूठ कहा था। हाँ, मैं सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। रेखा फोन फेंक कर जमीन पर गिरा देती है और खुद भी रोने लगती है। मैं कितनी बेवकूफ थी, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। यही होता है जब बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं। सुनीता रेखा के पास जाकर बैठ जाती है और उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। रेखा, रोना बंद करो, जो हुआ सो हुआ। भाभी जी, मैंने आप पर कितने गलत इल्जाम लगाए, मुझे माफ कर दो। सब भूल जाओ रेखा, तुम मेरी छोटी बहन हो। कमला देवी भी भावुक हो जाती है और दोनों को गले से लगा लेती है। मेरे घर में आज सच्चा प्यार जीता है, रिश्ते जीते हैं, भगवान का शुक्र है। सुनीता, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया था। सब ठीक है राहुल जी, परिवार में कभी कभी ऐसा होता रहता है। रेखा उठकर सभी के पैर छूती है और माफी मांगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, गलती इंसान से ही तो होती है, अब आगे से ऐसी गलती मत करना। पड़ोसी आंटी भी शोर सुनकर आ जाती है। वो सब कुछ समझने की कोशिश करती है। क्या हुआ था? इतना रोना धोना क्यों मचा है? कुछ नहीं जी, घर का मामला है, अब सब ठीक हो गया है। शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। माहौल में प्यार और अपनापन था। रेखा, अब हम दोनों सच्ची बहनें हैं, कभी कुछ भी छुपा कर मत करना। जी भाभी जी, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। बहुत अच्छा लगा देखकर कि हमारे घर में सब एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। रात को सुनीता और रेखा साथ बैठकर बातें करते हैं। उनके बीच अब सच्ची दोस्ती थी। भाभी, मैं कितनी गलत थी, प्यार के नाम पर मैंने अंधे होकर पूरे परिवार को परेशान किया। रेखा, प्यार सच्चा होता है तो वो कभी गलत रास्ते नहीं दिखाता। आप सही कह रही हैं भाभी जी, राज ने मुझको सिर्फ इस्तेमाल किया था। अगली सुबह घर में फिर से खुशियों का माहौल था। सभी साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। आज से हमारे घर में कोई शक नहीं रहेगा, सब साथ रहेंगे। अरे भाई, यही तो ज्वाइंट फैमिली की खूबसूरती है, एक साथ रहना और एक साथ सारी समस्या का समाधान करना। सच कहा आपने पापा जी, परिवार में प्यार ही सब कुछ है। कहानी का अंत खुशी के साथ हुआ। पूरा परिवार एक साथ मिलकर दिवाली मनाता है और रेखा ने अपनी गलती से सीख ली और सुनीता के साथ सच्ची बहन का रिश्ता भी बनाया। भाभी जी, आपने मुझे गले लगाकर माफ कर दिया, अब मैं हमेशा आपकी सच्ची बहन बनकर रहूंगी। हम सभी एक परिवार है रेखा, अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस तरह चोरी के इल्जाम से शुरू हुई ये कहानी प्यार और विश्वास और माफी पर खत्म हुई। सोनिया अपनी माँ के कहने पर रेस्टोरेंट में शादी के लिए एक लड़के से मिलने के लिए पहुँचती है। वो समय से पहले ही पहुँच जाती है, जिसके कारण वो अकेली बैठी बैठी बोर होने लगती है। यार, मम्मी की बात मानकर मैं ना हमेशा फंस जाती हूँ। पता नहीं उन्हें मुझे घर से भगाने की इतनी भी जल्दी क्या है, और पता नहीं ये लड़का कैसा है जो मिलने के लिए लड़की को इंतजार करवा रहा है। सोनिया लड़की का इंतजार करती हुई इधर उधर देख रही थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो पीछे पलट कर देखती है तो एक स्मार्ट सा लड़का खड़ा होता है। क्या आप ही सोनिया हो? हाँ जी, मैं ही सोनिया हूँ। और आप? मैं रोमी, जिसे आप मिलने आई हो। क्या मैं बैठ के बात कर सकता हूँ आपसे? जैसे मैं ना कहूँगी तो बैठेगा ही नहीं। हाँ हाँ, बैठो ना। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कुछ ही देर में वेटर उनके लिए खाना लेकर आता है तो एक प्लेट में ऑक्टोपस की डिश देखकर सोनिया हैरानी से पीछे हो जाती है। ये क्या है? किसने मंगवाया इसे? अरे अरे सोनिया, काम डाउन। ये डिश मैंने ऑर्डर की है, वो मुझे ना ये बहुत पसंद है और इसी रेस्टोरेंट में मिलती है ये। हे भगवान, अब समझी कि तुमने मिलने के लिए इतनी दूर रेस्टोरेंट क्यों ढूंढा। तुम इंसान हो या जानवर? ऑक्टोपस कौन खाता है यार? अरे ये मैं खाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और हाँ, तुम्हें भी ये खाना चाहिए। खाओ खाओ, लो लो खाओ। पागल आदमी, तेरे टेस्ट के चक्कर में इस बेचारे ऑक्टोपस की जिंदगी वेस्ट हो गई। अबे दूर हटाओ इसे। सोनिया उस डिश को देखकर हंगामा करते हुए चली जाती है। सभी लोग उसे देखते रहते हैं। घर जाकर वो सोफे पर अपना पर्स पटक देती है। तभी उसकी माँ दौड़ी हुई उसके पास आती है। आ गई तू? कैसा लगा लड़का? पसंद आ गया? बात आगे बढ़ाऊं?
अरे पहले उस लड़के को अपनी बुद्धि बढ़ाने को कहो। अपने स्वाद के लिए जीव जंतु को खाता है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। ये क्या बकवास किए जा रही है तू? और तुझे खाना पीना नहीं बल्कि उस लड़के को देखने भेजा था। अच्छा हुआ कि मुझे भेजा, उसे घर नहीं बुलाया। आपको पता भी है वो लड़का ऑक्टोपस खाता है। उफ, मुझे तो देखकर ही अजीब लगा। नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ शादी करके नहीं रह सकती कभी भी। इससे पहले कि बबीता कुछ कहती, सोनिया वहाँ से उठकर चली जाती है। सोनिया को नॉनवेज खाने वालों से दूरी बनाए रखना ही पसंद था, जिसके चलते वो रोमी का रिश्ता तो मना ही कर देती है। अब बीतते समय के साथ सोनिया की मुलाकात अंकित नाम के लड़के से होती है, जिसके साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बात एक रोज की है जब दोनों एक कैफे में साथ बैठे थे। अंकित, अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताओ ना। तुम्हारी माँ ज्यादा खड़ूस तो नहीं है ना? खड़ूस तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी माँ। बस उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक है। तरह तरह का खाना खाया हुआ है उन्होंने। अच्छा कोई नहीं, लेकिन तुम जानते तो हो ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तुम्हारी माँ मुझे पसंद तो कर लेगी ना? क्यों नहीं करेंगी, वो तो तुम्हें देखते ही हाँ कर देंगी। सच में? मैं तो सोच कर ही खुश हो रही हूँ। तभी दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों ही अपने माता पिता को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद 1 महीने के भीतर ही दोनों की शादी हो जाती है। जब सोनिया की सास मार्गरीटा उसका गृह प्रवेश करती है तो सोनिया अपनी सास को देखकर हैरानी से कहती है, ये मोटल्ली आंटी कौन है अंकित? ये किस तरह से बोल रही हो तुम? यही तो है मेरी माँ मार्गरीटा। क्या? इतना कहकर सोनिया दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो उसकी सास उसके सामने बैठी थी। बहू, ओके यू आर, मी वेरी चिंता में पुडिंग यू, बॉडी फीलिंग गुड। आप क्या चाहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे बिटिया रानी, तुम्हारी सास कहत है कि तुम ठीक तो हो ना। तुम्हारे अचानक बेहोश हो जाने से वो डर गई थी। डर तो मैं गई हूँ, ऐसी सास देखकर। इतनी मोटी और अजीब सी सास मिलेगी सपने में कभी नहीं सोचा था मैंने। सोनिया अपनी सास को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उसकी सास हद से ज्यादा मोटी थी और अजीब गरीब तरह से इंग्लिश भी बोला कर। अगले दिन सोनिया अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करती और सभी के लिए बढ़िया खाना बनाती। दिस खाना ओके ओके, बाकी टुडे मी क्रेविंग शार्क ईटिंग। क्या क्या खाने की क्रेविंग हो रही है आपको? शार्क यू, नो बिग फिश। अंकित, ये माँ जी शार्क का नाम ले रही है या मुझे सुनने में कोई गलती हुई है? नाना बिटिया, तुम सही सुनी हो। ई मार्गरीटा मतलब तुम्हारी सास को शार्क खाना बहुत पसंद है। ये सुनकर सोनिया का सर चकराने लगता है और वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ती है। जैसे तैसे उसे होश में लाया जाता है तो वो अपने कमरे में आराम करते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। मेरी सास शार्क खाती है। हाय राम, सोच कर ही मन अजीब सा हो रहा है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ससुर जी ने सासू माँ से शादी कैसे कर ली। उन्हें देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि ये पति पत्नी है। जो भी हो, अपनी सास से दूर ही रहने वाली हूँ मैं तो। सोनिया ये बात सुनकर ही हैरान थी कि उसकी सास शार्क खाना पसंद करती है, जिसके बाद से वो उससे दूर दूर रहा करती। एक रोज सोनिया गेट को कपड़े से साफ कर रही होती है और उसकी सास मार्गरीटा हाथ में एक बड़ी सी शार्क को पकड़े हुए आती है। उसे देखकर तो मानो सोनिया के होश ही उड़ जाते हैं और वो अपनी नाक बंद करके कहती है, माँ जी, आप ये क्यों लेकर आई हो, वो भी घर में? दिस शार्क अवर टुडे डिनर, टेस्टी टेस्टी शार्क। मार्गरीटा उस शार्क को लेकर रसोई में जाती है। तभी पीछे से उसका ससुर आता है तो सोनिया हैरानी से उसे घूरती है। पापा जी, एक बात का जवाब दीजिए, ये शार्क खाने वाली सास कहाँ से पकड़ लाए आप? वो बहु बात ऐसी है कि बहुत पुरानी बात है। हम दोनों मिले मेरठ में थे और शादी हमारी बिहार में हुई। दिल्ली में हम रहने के लिए चले गए और हनीमून के लिए चीन गए थे। तो चीन में तोरी सास को बहुत तेज की भूख लगी। वहाँ एक रेस्टोरेंट देख के हमको वहाँ की भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए कुछ भी मंगवा लिया। तो उन्होंने शार्क की डिश दे दी और वो तेरी सास को इतनी अच्छी लगी कि वो दिन के बाद से तेरी सास हमेशा शार्क का डिश ही खाना चाहती है। अरे पगला गई है उसके पीछे। वो तो इनका वजन देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन आप भी अजीब हैं। मिलना, शादी, रहना सब देश में किया, हनीमून के लिए विदेश जाने की क्या जरूरत थी, वो भी चीन? भुजंगी सोनिया का ये सवाल सुनकर अपने कान खुजाते हुए अंदर चला जाता है।
तो सोनिया भी अपने कमरे में जाकर कमरे को अच्छे से बंद करके बैठ जाती है। शाम को जब अंकित घर आता है तो सोनिया के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और बहुत देर पर सोनिया दरवाजा खोल देती है। तुम कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? तो क्या करूँ, तुम्हारी माँ के साथ शार्क के पकौड़े तलूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन से समुद्र से शार्क पकड़ कर ले आई तुम्हारी माँ। मेरी माँ मछुआरन नहीं है जो शार्क पकड़ने समुद्र में जाएगी। ये तो एक बड़े होटल का कोई शेफ है, माँ की जान पहचान का, उससे लेकर आई है पैसे देकर। वाह, खाने के पीछे कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? अब मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि माँ को तरह तरह की चीजें खाना पसंद है, और पापा बताते हैं जब से वो चीन से घूमकर आई हैं तब से कुछ ज्यादा ही खाने लगी हैं। अब तुम चलो खाना खाने के लिए मेरे साथ। ना जी ना, मैं नहीं खाने वाली है शार्क वार्क, मैं भूखी रह लूंगी। ओहो, तुम चलो तो सही। सोनिया के ला कहने पर भी अंकित उसे हॉल में लेकर जाता है, जहां सोनिया देखती है कि उसकी सास ने उसके लिए बिल्कुल शाकाहारी खाना बनाया है। बहू, कम कम खाना, ठंडा होइंग, ईटिंग फास्ट फास्ट। आओ बहुरिया आओ, तुम्हारी सास पहले साग डिश बनाकर ठूस चुकी है, अब आराम से बैठकर खाना खाओ। देखा, मेरी माँ थोड़ी अजीब जरूर है लेकिन समझदार बहुत है और सबको समझने वाली भी है, इसलिए उन्हें तुम्हारा ध्यान था। अंकित की ये बात सुनकर सोनिया को एहसास होता है कि भले ही मार्गरीटा शार्क खाने वाली है, लेकिन है तो उसकी सास ही, जिसे अपने साथ साथ अपनी बहू का भी बहुत ख्याल है। इसलिए अब वो भी सभी के साथ बैठकर खाना खाती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। गीतिका अपनी माँ वंदना के साथ बैठी होती है कि तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। अपनी दोस्त से बात करने के लिए गीतिका अपनी माँ वंदना से कहती है, माँ, मेरे दोस्तों ने आगरा जाने का प्लान बनाया है, मैं भी उनके साथ जाऊँ? कहीं नहीं जाना तुझे, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की बाहर नहीं जाती। जहाँ भी जाना हो ना तुझे अपने पति के साथ ही जाइयो, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अच्छा, एक काम करना, आप मुझे 1 भी रुपया मत देना, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी, बस जाने की इजाजत दे दो। आज तक मैं कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। हाँ तो जाना ही क्यों है, चल, तेरा इतना ही मन है तो मेरे साथ पास वाले मंदिर में चल, आज कीर्तन है, वहाँ चलते हैं ना दोनों माँ बेटी, वहाँ भी बहुत मजा आएगा। आगरा तो सबसे पास ही है, एक दिन में जाकर वापस भी आ जाऊंगी, और आप बोलो तो मैं अपने सभी दोस्तों को पहले घर भी बुला लेती हूँ। अरे तेरे दोस्त जा रहे हैं तो तू भी जाएगी क्या? उन्हें जाने दे, तू कहीं नहीं जाएगी। माँ, वैसे तो आप बड़ा बोलती हो कि उसकी लड़की ये कर रही है, इसकी लड़की ये कर रही है, लेकिन जब वो शहर से बाहर कहीं जाते हैं तब क्यों नहीं बोलती कि उसकी लड़की बाहर घूम आई? जो दूसरे करेंगे वही तुझे भी करना है क्या? जा अपने मन की ही कर ले, मुझे कुछ नहीं बोलना है। माँ प्लीज ना, एक बार जाने दो, पक्का उसके बाद कभी जाने के लिए नहीं बोलूंगी। देख, मुझसे पूछेगी तो मैं मना ही करूँगी, तुझे अपनी मन की करनी है तो कर ले। हर बार का यही हो गया है, कहीं भी जाने के लिए बोल दूं तो आप मना कर देती हैं। मेरे सभी दोस्त बाहर जाते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या परेशानी है, मना कर देती है हर बार। मैं तो ये बोल रही हूँ कि शादी हो जाए फिर अपने पति के साथ जाइयो, तब तो तुझे मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। पति को बोलियो कि वो तुझे घुमा लाए कहीं भी। बार बार यही बोलती रहती है माँ, मैं पक्का अपने पति के साथ ही घूमने जाऊंगी बाहर। अब जहाँ माँ मना कर रही है ना, वहाँ भी मैं अपने पति के साथ ही घूमूंगी। गीतिका अपनी माँ की इसी बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि गीतिका को घूमने फिरने का बहुत शौक था और उसकी माँ उसे कहीं भी जाने नहीं देती थी। समय बीतता है, समय के साथ वंदना को एक वीरेन नाम का काफी अच्छा लड़का भी मिल जाता है अपनी बेटी गीतिका के लिए, और वो अपनी बेटी की शादी करवा देती है। शादी के 2 दिन बाद ही गीतिका सबके साथ खाना खा रही होती है। तभी वो अपने पति वीरेन और अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी, मैं और वीरेन जी घूमने कहाँ जा रहे हैं? घूमने क्यों जाना है, शादी में वैसे ही इतना खर्चा हो गया है और अब तुम दोनों को घूमने भी जाना है। माँ जी, शादी के बाद पति पत्नी जाते हैं ना साथ में घूमने, तो हमें भी जाना चाहिए ना। लेकिन बहू, जाएगी कहाँ? माँ जी, घूमने फिरने की तो बहुत सारी जगह है, हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, मथुरा, वृंदावन, आगरा। अब तो वो हम तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। चल कोई बात नहीं बहू, इतना बोल रही है तो जा घूम आ तू भी। माँ, लेकिन मेरी छुट्टी कहाँ है? मेरी तो बस शनिवार और रविवार को ही छुट्टी होती है ना। बस फिर हम एक काम करेंगे, शुक्रवार को रात में निकल लेंगे और सोमवार की सुबह तक वापस आ जाएंगे। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो घर पर रहना है, मुझे तो वहाँ से आकर ऑफिस भी जाना होगा ना। मैं तो पूरा थका रहूंगा। यार रहने दो, कभी और चल लेंगे ना,
अभी जरूरी थोड़ी है। वीरेन जी चलो ना प्लीज, शादी को 2 दिन नहीं हुए और आप तो मेरी एक भी बात नहीं मान रहे हो। गीतिका तुम समझ नहीं रही हो, ऑफिस में इतना काम है कि छुट्टी ले नहीं सकता, और ट्रिप से वापस ऑफिस जाकर काम करना बहुत टफ है यार। ये सही है, माँ तो बोल रही थी कि पति के साथ जाना जहाँ भी जाना है, लेकिन पति को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। इतना ही काम था तो शादी कैसे कर ली आपने? गीतिका तुम ना। वीरेन बस भी कर, जब बहू इतना बोल रही है तो ले जाना उसे घुमाने। अरे अभी तो तुम दोनों की उम्र है घूमने फिरने की, बाद में कब बूढ़े हो जाने पर जाएगा। जा बहू तो सामान पैक कर, मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं जाता है। रमा अपनी बहू को घूमने भेजने के लिए मान जाती है और गीतिका अपने पति के साथ घूमने चली जाती है। गीतिका 2 दिन की ट्रिप को 4 दिन की ट्रिप बना देती है और वहाँ बहुत मजे करती है। गीतिका जब वहाँ से घूमकर आती है तो बहुत ही खुश होती है, साथ ही थक भी जाती है, इसलिए रमा उसे कुछ नहीं कहती। गीतिका को अब तो घूमने की आदत सी हो गई थी। वो अब आए दिन सबको मना कर कहीं ना कहीं घूमने ही चली जाया करती। गीतिका का रोज रोज घूमना फिरना अब रमा को खटकने लगता है। कुछ दिनों बाद जब वीरेन ने घूमने जाने के लिए मना कर दिया तो गीतिका अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी देखो ना, वीरेन जी मेरे साथ घूमने जाने से मना कर रहे हैं। मैंने इस बार ना हरिद्वार जाने का प्लान बनाया है, आप बोलो ना उन्हें, आपके बोलने से वो मान जाएंगे। बहू बस कर, मैंने तेरा साथ एक बार क्या दे दिया, तेरा तो रोज का ही हो गया है। अरे वीरेन तेरे साथ घूमने जाने लगेगा तो कमाएगा कौन? हाँ आपकी बात तो सही है, उन्हें काम पर भी तो जाना जरूरी है, लेकिन मेरा हरिद्वार जाने का बहुत मन है माँ जी। अब वीरेन जी नहीं जाएंगे तो मैं किसके साथ जाऊंगी? अरे बस करना, अभी 1 महीने में ही तो कितनी जगह घूमकर आ चुकी है, अभी भी तेरा मन नहीं भरा? अब क्या सीधा विदेश घूमने जाएगी? कुछ भी कहो, लेकिन आपका आइडिया बहुत बढ़िया है। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम पूरी फैमिली ट्रिप करें देश के बाहर की सीधा, कितना सही रहेगा ना माँ जी, इसी बहाने आप भी घूम लेंगी। बस कर, कहीं नहीं जाना, जब देखो घूमना घूमना लगा रहता है। अरे और कुछ भी आता है या बस घूमना ही है? माँ जी एक काम करते हैं, इस बार क्यों ना हम सास बहू घूमने चलते हैं। देखो मैं तो फिर भी कई जगह चली गई हूँ, लेकिन आप तो कहीं भी नहीं गई हो। हम दोनों ही चलते हैं ना हरिद्वार। क्या हम दोनों जाएं? हाँ माँ जी हम दोनों। वीरेन जी काम पर जा रहे हैं तो वो तो जा नहीं सकते, लेकिन हम दोनों तो जा ही सकते हैं। हमें कहाँ ही जाना होता है, हम आराम से जाएंगे और घूम कर आएंगे। हाँ सही है, मैं भी तेरे बहाने घूमने चली जाऊंगी, वरना मैं तो इस घर से सीधा परलोक की यात्रा पर ही जा पाऊंगी ऐसा लगता है। माँ जी कैसी बातें करती हो आप, अरे मरे आपके दुश्मन। चलो मैं प्लान बनाती हूँ, सास बहू जाएंगे घूमने। रमा अपनी बहू को घूमने फिरने के लिए मना कर ही रही होती है, लेकिन गीतिका ने अपनी सास को ही घुमाने जाने के लिए मना लिया था। इस बार दोनों सास बहू घूमने जाते हैं। अब गीतिका अगर अपने पति के साथ नहीं जा पाती तो अपनी सास के साथ ही घूमने चली जाया करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। गीतिका एक बार अपनी सास के साथ घूमने के लिए गई होती है, लेकिन घूमने फिरने के चक्कर में वो अपनी सास से अलग हो जाती है। काफी देर तक वो अपनी सास को ढूंढती ही रहती है, लेकिन रमा कहीं नहीं मिलती। गीतिका रोते हुए घर आती है और वीरेन से कहती है, वीरेन जी मैं माँ जी के साथ घूमने गई थी, लेकिन वहाँ माँ जी और मैं अलग हो गए और अब माँ जी कहीं मिल नहीं रही है। मैंने सब जगह देख लिया। क्या माँ खो गई है? गीतिका तुम मेरी माँ को कहीं से भी लेकर आओ, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी भर यूं ही घूमना पड़ जाएगा। आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी ही है ना, बहुत घूमना था तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ नहीं मिल रही है। मैं जा रहा हूँ माँ को देखने और तुम भी जाओ, और अगर माँ नहीं मिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरेन की बातें सुनकर गीतिका और भी परेशान हो जाती है। दोनों पति पत्नी रमा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन रमा कहीं नहीं मिलती। दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन करवाकर घर आए ही होते हैं कि तभी वहाँ रमा खुद ही आ जाती है। रमा को देखकर गीतिका बोलती है, माँ जी आप आ गई, आप कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान हो गए थे। माँ आप कैसे घर वापस आई? मैं बहू से अलग हो गई थी और मुझे बाहर का ज्यादा कुछ पता तो है नहीं, इसलिए लोगों से पूछ पूछ कर ही आई हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दो, मेरे घूमने फिरने की वजह से ये सब हुआ। मैं आज के बाद कभी भी घूमने की बात नहीं बोलूंगी। गीतिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद गीतिका कभी भी कहीं घूमने जाने की जिद नहीं करती। काम्या अपनी माँ के साथ रहती थी। काम्या बहुत ही होनहार और समझदार होने के साथ साथ देखने में भी बहुत सुंदर थी।
वो इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे काफी लड़कों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन काम्या